हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन में जवाबदेहिता। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र मतलब लोक प्लस तंत्र, यानी कि जनता का शासन। और जनता का शासन का मतलब हम समझ ही गए, जो आगे हम बात कहेंगे कि लोकतांत्रिक शासन में सत्ता जनता के हाथों में निहित है। क्योंकि जब जनता का शासन है, जनता का सिस्टम है, जनता का तंत्र है वो, तो अपने आप सत्ता किसके हाथों में चली जाती है? जनता के हाथों में। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में हमारी जनता के द्वारा ही हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उन्हें पद से हटाने का एक निश्चित समय के बाद उनके पास बदलने का अधिकार है। इसलिए वो कहीं ना कहीं जनता के प्रति क्या है? उत्तरदायी हैं। उनका उत्तरदायित्व ये है कि वो जनता के लिए ही कार्य करें, परंतु उनके पास विशेषज्ञता नहीं, निपुणता नहीं, ये सब आपको पता है। इसलिए ये उत्तरदायित्व घूम फिर कर किस पर आ जाता है? प्रशासन अर्थात स्थायी कार्यपालिका पर। इसलिए स्थायी कार्यपालिका से हम ये अपेक्षा करके चलते हैं कि वो जनता के हित के लिए नीतियाँ बनवाए, यानी कि वो जो भी डाटा देगा, आंकड़े इकट्ठे करके देगा, परामर्श देगा आपकी सरकार को, आपके जनप्रतिनिधियों को, जो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि जनता ने उनको मतदान करके अपनी सत्ता हस्तांतरित की है, तो वो उनके लिए नीतियाँ उनसे बनवाए और लागू करे। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसके उत्तरदायित्व जवाबदेही का जो हमने इसलिए आवश्यक बना दिया है, ताकि वो निष्ठावान होकर कार्य कर सके जवाबदेहिता के कारण या उत्तरदायित्व के कारण। तो हम इसे क्या कहते हैं? आपके पास आपका प्रशासकीय उत्तरदायित्व, और इसी प्रशासकीय उत्तरदायित्व को हम प्रशासन की जवाबदेहिता कहते हैं। देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रशासन पर हम किस प्रकार से जनता का नियंत्रण कर पाए, या उसके को कि आपके पास, क्योंकि जो आपकी प्रशासन के पास इतनी सारी आपकी पावर आ जाती है, किस कारण से? क्योंकि उसके पास स्थायित्व है, प्रत्येक क्षेत्र की निपुणता है, और एक प्रशिक्षित कर्मचारी है जो गलतियां बहुत कम करता है। उसकी इस कुशलता के कारण उसमें अत्यधिक आपके पास अहम की भावना, सत्ता पावर आ जाती है इनडायरेक्टली। तो उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो नियंत्रण का एक हमारे पास साधन क्या है? आपके पास आपकी जवाबदेहिता। अब बात आती है जवाबदेही के अर्थ की, अर्थात मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पहले तो हमें ये देखना कि शब्द हमने प्रशासन में कहाँ से लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमने शब्दों को लिया ही है। जैसे शुरुआत में भी आपने कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द ही हमारे पास कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से। तो जवाबदेही शब्द जो है हमने सैन्य संगठनों से लिया है। और सैन्य संगठनों में इसका अर्थ क्या है? सैन्य संगठनों में वो कहता है कि सही और पर्याप्त रिकॉर्ड रखकर जन संपत्ति की रक्षा करना। मतलब जो भी आपके पास साधन है उनको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, उन सब का रिकॉर्ड रख के आपने जनता की सुरक्षा करनी है। उसके बाद कहता है सरकार के संदर्भ में जवाबदेहिता से अभिप्राय है सरकारी अधिकारियों में निहित विवेक अधिकारों तथा प्राधिकारों की समाज के बाहर जांच पड़ताल करना। देखो, पहले तो ये देखना जरूरी कि विवेक अधिकार कौन से हैं, प्राधिकार का मतलब क्या है। विवेक अधिकार वो, एक तो आपको सत्ता मिलती है आपके पद के साथ, परंतु विवेक अधिकार वो है जिस प्रकार से आपने राष्ट्रपति या राज्यपाल के बारे में भी सह विवेक शक्तियों की बात की थी, जो आपकी समझ पर परिस्थितियों के अनुसार आपको निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दे देते हैं। और प्राधिकार यानी कि प्रत्यायोजन के माध्यम से आपको दूसरों के द्वारा डेलीगेट मिल होकर जो आपको पावर मिलती है। तो इन दोनों ही शक्तियों में आप समझ सकते हो कि हमें सीधा उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता। हम गलती कर भी जाएं तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप पर नियंत्रण किया जाए, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी जिनके दिन प्रतिदिन आपके पास सत्ता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास जहाँ स्थायित्व है, निपुणता है, वो एक प्रशिक्षित वर्ग है। तो हम किस पर निर्भर होते हैं? कुशल प्रशासन पर ही। ऐसे में उसके पास अधिक से अधिक शक्ति विवेक अधिकारों, प्राधिकारों के बाहर माध्यम से जो मिल रही है, उनकी कहाँ पर जांच पड़ताल करना? आपके प्रशासनिक समाज से बाहर जाकर। पीटरसन और पेलोमेन ने क्या कहा कि जवाबदेही होने का अर्थ ये पूरे किए गए अथवा न किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होना है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कितने काम पूरे कर दिए और आपने रिकॉर्ड दे दिया, बात खत्म। हमें ये भी जानना है कि आपने जो काम पूरे नहीं किए हैं उसकी क्या वजह है।
जिसे कहीं ना कहीं आपने पोस्ट कॉर में एक रिकॉर्ड का नाम दिया था, रिपोर्ट का नाम, जो हमने कहा था कि जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ पर विधान पालिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायी होना। और ये कौन सी कार्यपालिका है? आपकी स्थायी कार्यपालिका। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास प्रशासकीय उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही में क्या अंतर है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जवाबदेहिता के अर्थ के साथ साथ हमें ये भी देखना है, जो हम पीछे भी वर्ड यूज़ किया था स्टार्टिंग में, कि प्रशासकीय उत्तरदायित्व ही प्रशासकीय जवाबदेहिता है। तो क्या ये वास्तव में एक ही बातें हैं? नहीं, क्योंकि प्रशासकीय उत्तर तथा जवाबदेहिता को हम बेशक समानार्थक मान लेते हैं कई बार, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर पाया जाता है। क्योंकि उत्तरदायित्व जो है वो सामान्य सी बातें हैं और इसमें सिर्फ नैतिकता ही पाई जाती है। नैतिकता मतलब आप उसको मन से कितना स्वीकार करते हो, हम उसे कोई बातें नहीं कर सकते। मॉरल आपकी मॉरलिटी पर डिपेंड करता है, जबकि जवाबदेहिता जो होती है वो आपकी निश्चित कर दी गई है। जो आपके प्रशासनिक अधिकारियों को पद के साथ जो सत्ता मिली है, जो भी उसे उत्तरदायित्व दिए हैं, तो उसके लिए उसको जवाबदेह बना दिया गया है। वो उसके जवाबदेहिता से इनकार नहीं कर सकता, उसके लिए अपने आप को बचा नहीं सकता। इसलिए दोनों में एक डिफरेंस पाया जाता है और हम ये कह सकते हैं कि आपके पास योजना के रूप में एक प्लान तरीके से, नियोजित तरीके से जब हम प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखते हैं, उनसे उनके कार्यों की रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो वो उसकी क्या है, आपके पास एक नियंत्रण रखने की क्रिया के रूप में जवाबदेहिता है। और जबकि उत्तरदायित्व सिर्फ क्या है, आपके पास एक उसका साधन मात्र है, उसे हम एग्जैक्टली जवाबदेहिता नहीं कह सकते। अब बात आती है जवाबदेही के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सार्वजनिक अधिकारियों की जो विवेकाधीन शक्ति है या जो सत्ता के साथ पद के साथ जो से निर्धारित सत्ता दी गई है, सबको कुल मिलाकर क्या है कि उनको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास जो हमने जवाबदेहिता को अपनाया है, उसके उद्देश्य क्या क्या है, किन उद्देश्यों के कारण किन चीज़ों को पूरा करने के लिए हम ये जवाबदेहिता की बात करते हैं। सबसे पहली बात है विवेकाधिकार को सीमित करना। विवेकाधिकार मैं पहले ही आपसे बात कर चुकी हूँ और ऐसा संभव ही नहीं है कि विवेकाधिकार आप उनको ना दो, क्योंकि जब तक आपके पास प्रशासनिक अधिकारी वो है जो प्रशासन का अर्थ लिए हुए है। प्रशासन आप पहले भी पढ़ चुकी हो, लोक प्रशासन क्या है, परिवर्तनशील है और आपके पास विकासशील है। तो प्रशासनिक अधिकारियों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना पड़ता है, उसके अनुसार उसे अपनी शक्तियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना ही पड़ता है और कहीं ना कहीं ये प्रभुत्व स्थापन है। तो प्रभुत्व स्थापन के कारण उसको या जो विवेकाधिकार के कारण जो हमने शक्तियाँ दी हैं उनको सीमित करना अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं इन विवेकाधिकार शक्तियों के आड़ में वो अपने जो है ना सविवेक शक्ति का इतना अत्यधिक प्रयोग न कर जाए कि वो ये भूल जाए कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है और उसके पास जो है ना वो अपनी जवाबदेहिता से बच जाए। और इसलिए आवश्यक है कि उसकी इस सविवेक शक्ति या विवेकाधिकार शक्ति को इस प्रकार से आपने जवाबदेहिता के दायरे में लेकर आना है कि वो इसका प्रयोग जब आवश्यक हो तब करे, या ये कहे कि निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और ट्रांसपेरेंसी अर्थात पारदर्शिता के साथ करें। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक हित में नीतियों का निर्माण। देखो, वैसे भी हमने पहले भी बात की है, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर किसकी बात आती है, जनता के हित की बात सर्वप्रथम आती है। परंतु कई बार क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके क्या कर जाता है, जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व से बच जाता है। और इसीलिए आवश्यक है कि उसे ये निश्चित कर दिया जाए कि वो जो भी नीतियाँ बनवाएगा, जो भी कार्यक्रम बनाने के लिए, लागू करने के लिए अपने राजनीतिक अधिकारियों को, अपने विभागीय अध्यक्ष, राजनीतिक अध्यक्ष की बात कर रही हूँ या मैं, मंत्री को जिसके भी बारे में वो परामर्श देगा, उसका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या समूह से न होकर उसका संबंध किससे होना चाहिए, सार्वजनिक हित से होना चाहिए। क्योंकि वो ना सिर्फ एक जाति से संबंधित है
ना ही वो एक संस्था से संबंधित है, ना किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित है, क्योंकि उसका मतलब है लोक सेवक। लोक सेवक का मतलब जनता, देश की जितनी भी जनता है सबका सेवक है वो। इसलिए आवश्यक है कि वो सार्वजनिक हित के लिए ही नीतियाँ बनवाए जो पूर्ण समाज के लिए हैं। उसके बाद बात आती है पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना। एक लोकतंत्री संस्था में, व्यवस्था में आपके पास पारदर्शिता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप में और आपकी सत्ता जिसको आप हस्तांतरित करते हो, चाहे वो राजनीतिक है या राजनीतिकों की सहायता के लिए आपका एक प्रशासन जो जनता के सबसे नज़दीक है, जो उसके निम्नतम स्तर पर उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके और इसके बीच में अगर पारदर्शिता नहीं है तो एक विश्वास कभी भी पैदा नहीं होगा। और जहाँ पारदर्शिता नहीं, वहाँ जवाबदेहिता भी अपने आप नहीं हो सकती। तो प्रशासन के कार्यों में इतनी पारदर्शिता, इतना खुलापन होना चाहिए कि जनता की सीधी उसमें भागीदारी हो पाए, और सरकार के जो भी प्रत्येक कार्य हैं, या दूसरी भाषा में स्थायी कार्यपालिका जो कार्य कर रही है सरकार की सत्ता के नाम से, उनके अंतर्गत क्या होना चाहिए, वो प्रत्येक जानकारी प्राप्त करने का उसके पास अधिकार होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मापदंडों का निर्धारण। हमने पीछे भी बात की थी, पीटरसन ने भी जो कहा था कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि हमारे कार्य कहाँ तक हुए हैं, जिन कार्यों को पूरा नहीं किया गया उनके लिए भी हम जवाबदेह हैं, और यही वास्तविक जवाबदेहिता है, कहीं ना कहीं वास्तविक नियंत्रण है। तो इस पारदर्शिता को, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे पास प्रशासकीय अधिकारियों के कार्यों के निष्पादन के लिए पूरा किया या नहीं किया, इसके लिए एक स्टैंडर्ड निश्चित करना ज़रूरी है। अगर उस स्टैंडर्ड को निश्चित नहीं करेंगे और उसका सख्ती से पालन नहीं करवाएंगे तो हम कभी ये देख ही नहीं पाएंगे कि इतने निर्धारित समय में हमारा कार्य कहाँ तक पहुँचा और हमारा लक्ष्य कहाँ तक था। उसके बाद लक्ष्यों का निर्धारण एवं उपलब्धि। देखो, मापदंडों का निर्धारण कहीं ना कहीं लक्ष्यों के साथ ही जुड़ा हुआ है। दूसरी भाषा में मापदंड लक्ष्य के कारण ही निर्धारित होता है। कि हम कहें, जैसे हम कहें कि पोलियो अभियान की बातें चलती हैं, या आज हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि अब जैसे पिछली बार हमारा जो पिछले साल कोविड-19 आया था, तो हमें ये था कि इतने समय तक हम इसको पूरा कर लेंगे, या आज सरकार ने आपके लिए वैक्सीनेशन की बातें की शुरू की हैं। ये जो भी हुआ है कि पहले इतनी एज तक के व्यक्तियों को लगाना है, फिर उसका रिज़ल्ट कब क्या आया है, या उसके बाद हमने 18 प्लस के बच्चों को से युवाओं को लगाना शुरू करना है। तो ये हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, और हम रोज़ कितनों को कर पाते हैं, कितनों को इस दायरे में पूरा कर पाएंगे, कितनों को उस बीमारी से दूर रख पाएंगे या हम ठीक कर पाएंगे, सब कुछ कहीं ना कहीं क्या है, हमारा एक निर्धारित लक्ष्य है। और उस निर्धारित लक्ष्य को हमने, जो निर्धारित लक्ष्य के लिए एक टाइम पीरियड जो रखा हुआ है, सुनिश्चित जो किया हुआ है समय, उसके अंतर्गत अगर हमें पूरा करना है तो हमें प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह बनाना होगा। उसके बाद बात आती है जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए। जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए, वैसे तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, पर वो कहता है कि क्योंकि एक तो प्रत्येक देश में चाहे लोकतंत्र आज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, परंतु उसके बावजूद सभी देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कहीं पर संसदीय शासन प्रणाली है, कहीं पर आपके पास एकात्मकता है, कहीं संघात्मकता है, कहीं पर आपके पास प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। तो वो कहता है कि चाहे हम किसी भी प्रकार के शासन प्रणाली में रह रहे हो, परंतु आज के समय में लोकतांत्रिक देशों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है कि जवाबदेहिता किसके प्रति होनी चाहिए, जवाबदेहिता को किस प्रकार से सुनिश्चित करें। तो सबसे पहली बात वो कहता है कि जवाबदेहिता सबसे पहले किसके प्रति होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार का देश है, चाहे वो संसदीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक है, बस एक वास्तविक लोकतांत्रिक प्रणाली वहीं पर है जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास क्या है, जवाबदेह है। तो सभी देशों में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है कि इस महत्वपूर्ण जवाबदेहिता को सरकारी कर्मचारियों के प्रति किस प्रकार से निश्चित किया जाए, ये किसके प्रति उत्तरदायी होने चाहिए, ये किसके प्रति जवाबदेहिता इनकी होनी चाहिए। सबसे पहली बात करता है जनप्रतिनिधियों के प्रति। जनप्रतिनिधि जो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात हमारी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें हमारा विपक्षी दल भी है, सत्तारूढ़ दल भी है।
तो यहाँ पर विपक्षी दल के माध्यम से सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि हमारा प्रशासनिक अधिकारी ही है जो हमारे राजनीतिक मुखिया मंत्री की वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है, क्योंकि मंत्री के पास ना तो स्थायित्व है ना ही निपुणता है। ऐसे में इन सरकारी कर्मचारियों के कार्यों की चर्चा होती है जब भी हमारे विधान पालिका में अर्थात विधानमंडल में हमारे पास जो है आपके सत्तारूढ़ दल से किसी भी प्रकार का या विभागीय मंत्री से कोई भी जब सवाल जवाब किया जाता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप में किसके साथ के बारे में सवाल जवाब हो रहा होता है, प्रशासन के बारे में। और यही जनप्रतिनिधियों के प्रति जो है आपकी प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेहिता है। मंत्री प्राय वैसे तो कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, परंतु उनका मुख्यतः हम 3 उद्देश्य मानकर चलते हैं कि उन्होंने इन 3 उद्देश्यों से वो प्रश्न करते हैं, किससे? अपने सत्तारूढ़ दलों से प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जानकारी लेने के लिए। एक तो वो किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी यानी कि विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी हो सकती है, कुछ नई नीति बनने वाली है, जो नीति लागू हो रही है, या वित्तीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस विभाग में, उनकी वो कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद यह किसी विषय पर हम कहते हैं कि मंत्रियों की यदि आप राय जानना चाहते हो, मंत्रियों की राय का मतलब क्या है कि हम संभावित समय में कोई नीति बनाना चाहते हैं तो आपका सत्तारूढ़ दल या उस विभाग से संबंधित मंत्री क्या चाहता है या उसके पास किस प्रकार के आंकड़े हैं, वो क्या उससे के संबंध में आपको परामर्श दे सकता है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा के माध्यम से। उसके बाद ये कहते हैं किसी की आरोपित दुर्बलता, तीसरा जो हमारे पास उद्देश्य है, किसी आरोपित दुर्बलता के लिए सरकार को तंग करना। आप मतलब समझ ही गए होंगे वर्डों से कि सरकार कई बार कोई गलती कर देती है, उसकी कोई कमज़ोरी जो विपक्षी दल के हाथ में आ जाती है, तो वो जानबूझकर सरकार की उस कमी को सामने लाने के लिए यह जो कहीं ना कहीं की तो प्रशासनिक अधिकारियों ने ही है, तो इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों की उस जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए वो सरकार को तंग करने के लिए इस प्रकार के सवाल जवाब कर सकते हैं। प्रोफेसर मुनरो ने हमारे पास एक डेफिनेशन दी हुई है। वो ये कहते हैं कि प्रश्नकाल उन नौकरशाही प्रवृत्तियों पर एक प्रभावशाली प्रतिबंध है जो प्रत्येक सरकार में उभर कर सामने आती है। यह विशेषज्ञों को अनभिज्ञों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। मैं इस डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। पहली बात तो वो कहता है कि प्रश्नकाल, जो भी हमने ऊपर बात की कि मंत्रियों से सवाल जवाब किए जा सकते हैं, कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वास्तविक रूप में वो प्रश्न किसके बारे में पूछे जा रहे होते हैं? प्रशासन के बारे में। तो उसी की बात करें कि प्रश्नकाल के समय में जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी अर्थात जिसे हम नौकरशाही बोलते हैं, उनकी प्रवृत्तियों पर हम एक यानी कि प्रवृत्ति वो कोई भी गलत काम ना करे, अपनी किसी भी प्रकार की शक्ति का, स्थायित्व का, निपुणता का दुरुपयोग ना करे, उन पर एक प्रभावशाली प्रतिबंध है यह प्रश्नकाल, क्योंकि उनके माध्यम से ही मंत्रियों से के द्वारा उन पर क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण कैसे? राजनीतिक जो आपका मुखिया मंत्री जो होता है वो किससे सवाल जवाब करता है? अपने प्रशासनिक अधिकारियों से, मंत्रियों से कौन सवाल जवाब कर रहा है? आपके विपक्षी दल यानी कि विधान पालिका के सदस्य। इस प्रकार से इन नौकरशाहियों की प्रवृत्तियों पर कौन सा प्रतिबंध है? एक प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है जो प्रत्येक प्रकार की सरकार में हमारे पास सामने दिखाई देता है। दूसरी चीज़ जो है यह विशेषज्ञों को अनभिज्ञों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। विशेषज्ञों से अभिप्राय कौन से हैं? प्रशासनिक अधिकारी। और आज के समय में खास तौर से जब हमारा वर्तमान युग तकनीक का युग है और प्रत्येक देश में विशेषज्ञों की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में हम कहते हैं कि एक विशेषज्ञ को किसके प्रति उत्तरदायी बना दिया है हमने? अनभिज्ञ अर्थात वो राजनीतिक अधिकारी जिनके पास उस क्षेत्र का कोई भी ज्ञान नहीं है, तो हमने उनके प्रति उनको उत्तरदायी बना दिया है। किसके माध्यम से? प्रश्नकाल के माध्यम से। इसी प्रकार से उसके बाद हमारे पास रिखी ने भी एक बार कहा था कि हमारे प्रश्नों के माध्यम से मंत्री अपनी नीति व प्रशासन के प्रति लोकप्रिय प्रक्रिया को मान सकते हैं। संसद में प्रश्नकाल नागरिक सेवक को चौकन्ना रखता है। प्रश्न जबकि हम कहें कि यहाँ सवाल जवाब तो किससे हो रहे हैं? विपक्षी दल के द्वारा
सत्तारूढ़ दल से हो रही हैं। फिर नागरिक सेवक यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, नौकरशाह, लोक सेवक, जो भी आप इनको नाम देना चाहो, वो उनको कैसे चौकन्ना या अवेयर कर देते हैं, क्योंकि अगर जितने भी सवाल जवाब किए जाएंगे वो कौन तैयार करेगा, प्रशासनिक अधिकारी करेगा, क्योंकि व्यवहारिक रूप में मंत्री किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा, उसके पास कोई जानकारी नहीं, उस क्षेत्र का कोई ज्ञाता नहीं है वो। तो ऐसे में सारे का सारा सवाल जवाब किसने देना है, प्रशासनिक अधिकारी ने तैयार कर देना है। तो अपने आप अवेयर कौन हो जाता है, चौकन्ना कौन हो जाता है, आपका प्रशासनिक अधिकारी हो जाता है। और ये प्रश्न जो होते हैं प्रश्न काल में प्रजातांत्रिक देश में और भारत जैसे देश की मैं बात करूं तो हमारे पास कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से हम कई प्रकार के प्रस्ताव जो होते हैं लेकर आते हैं आपके सत्तारूढ़ दल के समक्ष, जिसके कारण प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है और उनकी जो है आपकी कार्य प्रणाली जो होती है उस पर बाधा भी आती है। जैसे वो कहता है काम रोको प्रस्ताव हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं, काम रोको या आपके पास जो है ना आपके अविश्वास के मत का प्रस्ताव। तो जैसे काम रोको प्रस्ताव के नाम से ही क्लियर है, आप किसी नीति को जो चल रही है जिसके अंतर्गत कोई कार्यक्रम आपका चल रहा है उस पर रोक लगाने के लिए आप प्रस्ताव प्रस्तुत करते हो सत्तारूढ़ दल के समक्ष। या हम उसके बाद कहते हैं कि ध्यान आकर्षण की अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो क्या चीज़ क्लियर हो रही है, आप किसी चल रही नीति में किसी विशेष चीज़ की तरफ उसके कोई ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा विपक्षी दल जो है वो हमारे पर लिए जनता के लिए सबसे बड़ा हमारा क्या है, आपके सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण रखने का माध्यम है। यह अविश्वास का प्रस्ताव जो है वो सबसे खतरनाक प्रस्ताव है एक सत्तारूढ़ दल के लिए, जिसके माध्यम से आपकी सरकार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है उसके प्रति अगर अविश्वास का मत प्रस्ताव पारित हो जाए। तो इस प्रकार के प्रस्तावों के माध्यम से जो है आपके जनप्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेहिता निश्चित करते हैं, आपके प्रशासन के प्रति। उसके बाद बात आती है लेखा परीक्षण के प्रति। लेखा परीक्षण जिसके माध्यम से हमें पैसा खर्च करने की अनुमति मिलती है और खर्च किए हुए पैसे के प्रति हम क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अगर मैं भारत में आपको बजट याद दिलवाऊं, जो आपने पढ़ा भी हुआ है कि बजट में हमने पहले भी कहा है कि हम विधान पालिका की स्वीकृति के बिना, विधान पालिका जिसमें विपक्षी दल भी है, कि कोई भी पैसा ना तो खर्च कर सकते हैं ना ही कर के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए लेखा परीक्षण जो होता है वो भी प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। उन्हें जो प्रत्येक वर्ष पैसा खर्च करने के लिए दिया गया है, जो उन्हें अनुमति दी गई है, जिस नीति के लिए दी गई है, वो उन्होंने मितव्ययिता के साथ खर्च किया या नहीं किया, विधान पालिका की स्वीकृति के अनुसार आपने किया या नहीं किया, ये सारे का सारा हम लेखा परीक्षण के माध्यम से उस पर जो है उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं। जैसे मैं बात करूँ जेम्स चार्ल्स वर्थ ने भी क्या कहा कि लेखा परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इस बात का पता लगाते हैं कि प्रशासन विधानमंडल द्वारा दिए गए धन को उसकी शर्तों के अनुसार खर्च कर रहा है या नहीं। बिल्कुल वही चीज़ जो भी मैंने आपको याद दिलवाई थी बजट के नियमों में कि विधान पालिका की स्वीकृति के बिना हम एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकते, और बल्कि इन डिटेल बात करें तो हम आय के रूप में भी बिना उसकी स्वीकृति के कोई है ना आप नहीं इकट्ठा कर सकते हो करों के रूप में। और इसी लेखा परीक्षण को हम क्या कहते हैं, एक सजग प्रहरी कहते हैं। ये सजग प्रहरी अगर मैं डायरेक्टली आपको कहूँ तो हम किसको कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम जनता के पर्स का संरक्षक भी मानते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा निपुण व्यक्ति है जो प्रशासनिक अधिकारियों की प्रत्येक वर्ष की खर्च की क्या करता है, उसकी पूरी की पूरी चीर फाड़ करता है। मतलब चीर फाड़ का मतलब क्या है कि आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी पढ़ा है कि वो व्यक्ति है जो आपकी बारीकियों से आपकी खर्च का अध्ययन करता है, उनकी कमियों को सामने लेकर आता है। तो क्योंकि वह उसके पास क्या है, उस क्षेत्र की निपुणता है, ज्ञान है, सब कुछ है। और देखा जाए तो लेखा परीक्षण के बाद सिर्फ वो खर्च करने के पहले ही नहीं देखता, लेखांकन का कार्य भी आज भी बहुत सारे विभागों में वही करता है। आप लेखांकन जब आपको पैसा खर्च करने की अनुमति मिलती है। तो इस प्रकार से यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी फिजूल खर्ची करता है, अपव्यय करता है या उसमें अनुत्तरदायित्व की भावना है, तो उसी को इस क्षेत्र में रोकने का या उत्तरदायित्व किसका है, आपके प्रशासनिक अधिकारी का, लेखा परीक्षण के माध्यम से।
और इसी को हम उसकी क्या कहते हैं, प्रशासन की जवाबदेहिता। उसे इसके लिए जवाब देना पड़ेगा, कौन सा पैसा कहाँ पर उसने खर्च किया है। उसके बाद हम कहते हैं न्यायपालिका के प्रति। न्यायपालिका, क्योंकि भारत में हमारे पास हमें पता है कि रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ से मतलब आपको समझ ही है, मैं याद दिलवा दूँ, कानून का शासन। आपने मौलिक अधिकारों में पहले ही मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 में हमने यही बात की है, कानून के सामने सभी समान। तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, या वो कोई और गलत दुरुपयोग का मतलब कि जानबूझकर किसी को तंग करता है, रिश्वत लेकर कोई काम करता है और किसी प्रकार का भेदभाव करता है, कोई भी वो अगर ऐसा कुछ भी करता है तो न्यायपालिका को की प्रति जो है वो प्रति क्या है, जवाबदेह है। वैसे भी हमारे पास जो है न्यायपालिका वो जो है हमारे विधान पालिका और कार्यपालिका दोनों के ही कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। और इसी चीज़ को कुछ लॉर्ड ब्राइस ने भी अपने शब्दों में क्लियर कहा है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी देश की शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, अर्थात दूसरी भाषा में बात करें तो कितना लोकतंत्र है, न्याय व्यवस्था कैसी है, सुचारू है या नहीं है, ये हमें किसके माध्यम से पता चलता है, आपको आपकी न्यायपालिका के माध्यम से। क्योंकि न्यायपालिका ही है अगर वो आपको जो निश्चित और शीघ्र निर्णय दिलवाती है, और यदि आपके देश का न्याय शासन शीघ्र और निष्पक्ष निर्णय करता है और इस कसौटी पर पूरा उतरता है तो अवश्य ही वहाँ का देश क्या है, सुशासन है और अच्छा शासन है। इसलिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। अधिकारियों की जो है ना किसी भी गलती पर क्या करती है, उनके निर्णयों की अवहेलना करने पर या किसी कारण से उनको गलती करने पर उनको क्या करती है, दंडित करती है। तो इस तरीके से समय समय पर न्यायपालिका वो है जो प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कार्यों को कर्तव्य का पालन करने या लापरवाही करने के कारण क्या करती है, उसमें बीच में इंटरफियर करके हस्तक्षेप करके उसे कार्य करने के लिए क्या करती है, जागरूक करती है। तो इसी को हम कई बार न्यायिक सक्रियता का नाम दे देते हैं। न्यायिक सक्रियता क्या है, जब आपके पर न्यायपालिका, विधान पालिका या कार्यपालिका मेनली हम यहाँ पर स्थायी कार्यपालिका की ही बात करना चाहते हैं बार बार। प्रशासनिक अधिकारी जिसे आप कहते हो, जो नीतियों को गलत तरीके से अगर लागू करता है, कुछ भी अपने क्षेत्र का दुरुपयोग करता है, तो उस क्षेत्र में क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। और इसलिए दिन प्रतिदिन न्यायिक सक्रियता ने बढ़ने के कारण हमारे पास जो है ना, जन कल्याण अधिक से अधिक महत्व की ओर बढ़ रहा है और उच्च अधिकारी जो हैं उनको न्यायपालिका के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है ताकि वो अपने प्रशासनिक कार्यों में अपनी जवाबदेहिता सुनिश्चित कर पाए। उसके बाद है आपके पास ग्राहकों के प्रति। यहाँ पर हम ग्राहक का मतलब क्या है, हम कहीं कि हम कोई निजी प्रशासन की बात थोड़ी कर रहे हैं कि एक दुकानदार के पास एक ग्राहक आया है। ग्राहक का मतलब है कि जिसको आप सेवा प्रदान कर रहे हो, तो सेवा तो लोक प्रशासन में भी हो रही है, निजी प्रशासन में भी हो रही है। तो यहाँ ग्राहक का मतलब है आपके किसी नागरिकों से। और आज का प्रशासन, अगर हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन की बात करें, तो आज का प्रशासन कैसा प्रशासन है, जो जवाबदेह भी है, आपके पास क्या है, और जनता के प्रति या जनता ग्राहक जिसे आप कह रहे हो उसके प्रति क्या है, जागरूक है। और इसीलिए प्रत्येक जो विभाग है उसके लिए नागरिकों के प्रति जो है उत्तरदायी होना अति आवश्यक है। और यदि वो अपने नागरिकों अर्थात ग्राहकों को संतुष्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है, आप जो है अपने अधिकारों से बच रहे हो, अपने उत्तरदायित्वों में लापरवाही कर रहे हो। और प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश में आज दिन प्रतिदिन प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेहिता नागरिकों के प्रति, ग्राहकों के प्रति बढ़ती जा रही है। और इसीलिए हमने भारत में उपभोक्ता समन्वय परिषद ने भी एक नागरिकों के चार्टर का एक मसौदा, एक ड्राफ्ट, एक स्केच जिसे आप कह सकते हो, तैयार किया, जिसके अनुसार प्रत्येक जो है आपके पास विभाग को, प्रत्येक नागरिक को अपने जो है विभाग द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों, उनके मानकों आदि का जो क्या करना पड़ेगा, उसका सारे का सारा उनको पारदर्शिता के साथ उसको प्रकाशित करना पड़ेगा। यदि उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं होती हैं तो उसके लिए हमने विधिवत व्यवस्था करेंगे। और नागरिक को इसकी पूरा अधिकार है कि वो प्रशासन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, इसकी जानकारी प्राप्त
कर पाए। और कहीं भी जब नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, वो किसी भी अपने उसके अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है, तो वो इसके लिए क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। और इसीलिए हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भी इसी दायरे के अंतर्गत लाकर हमने प्रशासन की जवाबदेहिता को बढ़ाने का प्रयास किया है, या उसे और अधिक अच्छे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, जवाबदेहिता को जनता या नागरिकों, ग्राहकों के प्रति क्या किया है, सुनिश्चित किया है। इसके बाद बात आती है चौकसी के प्रति। चौकसी का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति हमें क्या रहना, अवेयर रहना, जागरूक रहना, ये बात है इसका मतलब। चौकसी के प्रति वो कहता है कि भारतीय प्रशासन में हम कहते हैं कि दिन प्रतिदिन आप देख ही रहे हो कि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन इतना बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमारे लिए अति आवश्यक है कि उस भ्रष्टाचार पर हम रोक लगाएं। और भ्रष्टाचार पर रोक तब तक नहीं लग सकती जब तक हम प्रशासन को प्रत्येक कार्य के लिए जवाब देने के लिए क्या नहीं कर सकते, बातें नहीं कर सकते, उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं कर सकते। नीरज सिंह चौधरी ने क्या कहा कि छोटा से क्लर्क से लेकर मंत्री तक शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे किसी न किसी मात्रा में धन के द्वारा नियंत्रित न किया जा सके। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हमारे पास प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो लोक प्रशासन में हमारे पास पदसोपान प्रणाली है जो सार्वभौमिक प्रणाली है, और जिसमें आपके पास कार्य थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, उच्च और निम्न का प्रत्यक्ष संबंध है, हम किसी भी स्तर को छोड़ नहीं सकते हैं बीच पे। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आपका ऊपर का वर्ग जो है वो आपके पास भ्रष्ट और निम्न व्यक्ति ना हो, क्योंकि कार्य देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो होते हैं आंकड़े व्यवस्थित होना, उनके का प्रारूप बनना, उनको परामर्श के रूप में ऊपर तक जाना, सारा उत्तरदायित्व फाइल नीचे से ऊपर की तरफ जो जाती है वो आपके पास प्रत्येक कर्मचारी को उससे एक दूसरे से जोड़ देती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक क्लर्क का नाम ले तो दिया उन्होंने, देखा जाए तो एक नीचे के वर्ग चपरासी को शायद हम भूल ही गए हैं, उससे लेकर ऊपर तक हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है। कभी आप किसी ऑफिस में नोटिस करके जाकर देखना, अगर आपने उच्च अधिकारी से मिलना भी है ना, तो जितना आपके लिए अब वहाँ का आपका पियून कार्य आपके लिए कार्य कर पाएगा शायद कोई और ना कर पाए, वो शायद आपको जी सीधा उनको जल्दी से जल्दी आपसे मिलवा दे। ये भ्रष्टाचार ही तो है। और अगर मैं आज की बात करूं, आज जो आपके देश में एक समस्या चल रही है, इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है कोविड-19 की, हम रोज़ न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि इतने का जो है आपके पास जब सरकार एक प्रयास कर रही है कि आपको वैक्सीनेशन लगाई जाए या ये की जाए, ऐसे में भी आपके पास वो चोरी भी हो जाती हैं, ब्लैक में भी बिकती हैं। 2300 का इंजेक्शन अगर वो जो आपके पास जो 24-25 हज़ार में बिक रहा है, तो ये सब क्या है। या हमारे पास भ्रूण हत्या को रोकने के आप कब से प्रयास कर रहे हो, इतने सालों से प्रयास करने के बाद, कठोर कानून बनाने के बावजूद कितनी बारी हम देखते हैं कि हम डॉक्टर्स को जो है वहाँ पर फला डॉक्टर पकड़ा गया इस काम को गलत करते हुए, भ्रूण की जांच करते हुए, ये करते हुए। तो ये सब क्या है, भ्रष्टाचार ही तो है। और इसी चीज़ को हमारे तंत्र में जो फैले हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार ने बहुत वर्ष पहले, आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप सोच के देखो, ये भ्रष्टाचार कोई नई चीज़ नहीं है, इतने साल पहले से ही ये शुरू है। और इसीलिए सरकार ने हमारे पास 1964 में ही एक आपके पास फरवरी 1964 में एक केंद्रीय सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। अगर एब्रीवेशन की बात करें तो CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की थी, जिसका कार्य सिर्फ क्या है, भ्रष्टाचार के पर रोक लगाने का प्रयास करना, उसकी वजह को ढूंढना, उसके लिए समाधान करना। और इसके लिए हमने पूरे का पूरा एक पदसोपान का ढांचा व्यवस्थित किया हुआ है। और इस सतर्कता आयोग हमारे पास केंद्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है, क्योंकि हमें भारत में क्या है, संघात्मकता है, और साथ में हमारे पास क्या है, प्रशासन में एक रूपता। प्राय हमारे पास प्रत्येक जो व्यवस्था है जैसी केंद्र में है वैसे ही हमारे पास कहाँ है, राज्यों में भी है। और इसी को हमने अनुकरण करते हुए हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग भी बनाया है, राज्य सतर्कता आयोग भी बनाया है, और जिसके मुखिया को हम बोलते हैं सतर्कता आयुक्त, विजिलेंस कमिश्नर। इसके अलावा भी सरकार ने और बहुत सारे प्रयास किए हैं। एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया है, CBI, जो बहुत बार आप सुनते हो।
तो इनका उत्तरदायित्व सिर्फ क्या है, भारत में फैल रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, या आरटीआई जैसी व्यवस्थाएं शुरू की हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों में प्रशासन के कार्यों में आप पारदर्शिता ला सको, की जवाबदेहिता को सुनिश्चित कर सको, उससे सवाल जवाब कर सको। परंतु उसके बावजूद भी हमारे पास क्या है, हम यह देखते हैं कि प्रशासन में हमारी पूर्णतः जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। उसके बाद जनसंचार के प्रति आपने को पता है कि हमारे पास जो है एक मौलिक अधिकार है जिसमें हमारे पास लेखनी का अधिकार भी है। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं लिख कर, बोल कर, और इसका सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है, हमारे जनसंचार को। और आज दिन प्रतिदिन जो बढ़ता हुआ तकनीक का युग है, ऐसे में हमारे पास प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आज आप कॉलेजेस में भी आजकल एक जो है सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हो, तो सूचना प्रौद्योगिकी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और वो इतनी ईज़िली हमें मिल जाती है कि जिसके कारण जनता की प्रत्येक कार्यवाही सरकार की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन जो कर रहा है उसके लिए वो हम तक पहुंचती है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। वो समय चला गया कि सिर्फ एक रेडियो टीवी हमारे लिए होते थे। आज आपके पास सोशल मीडिया है जिसके थ्रू आपके पास सारी की सारी चीज़ें उसी समय वायरल हो जाती हैं, एक देश से दूसरे देश में ऐसे पहुंच जाती हैं जैसे एक छोटे से गांव से दूसरे गांव तक पहुँच, मतलब इतना नज़दीक हमारे पास सारी सुविधाएं जो हैं, जानकारियाँ, सब कुछ हमारे लिए हो गया है। और इसीलिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी एक डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कोई भी गलत चीज़ जो है आपकी इस जनसंचार के माध्यम से क्या हो जाए, जनता तक पहुंच जाए। और इसलिए जनसंचार ने भी कहीं ना कहीं एक सक्रियता भूमिका का निर्वहन किया हुआ है आपके किसको, प्रशासनिक अधिकारियों पर की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए। और इसी का परिणाम है कि हमारे पास कई बार रिटायर्ड जो आपके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके भी कोई ना कोई कई बार घोटाले हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इन सब के बाद अब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रह जाती है कि ये देखना कि क्या ये हमारे समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी निष्पक्ष भूमिका निभा पा रहे हैं। कर तो ज़रूर रहे हैं, परंतु उन्हें और थोड़ा सा इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों को की जो है निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसके अंतर्गत जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। लोक प्रशासन में जवाबदेहिता किसके प्रति होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इन सब के पश्चात निष्कर्ष से हम यही कह सकते हैं कि जवाबदेहिता जो है या जवाबदेही जो है प्रशासन के प्रति आज के समय की मांग है तथा लोकतंत्र के अनुकूल है। क्यों है ये समय की मांग? क्योंकि दिन प्रतिदिन हम इन विशेषज्ञों पर निर्भर होते जा रहे हैं, इनकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, जो दिखाई नहीं देती फिर भी वो सत्ता इनके हाथों में है। कहने को वो मंत्री के हाथ में है पर प्रयोग यह करता है। हमारी जनता जो है इस पर निर्भर है। ऐसे में अगर हम लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो है उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित होना अति आवश्यक है। और इसीलिए हमने ये कहा निष्कर्ष में कि यह लोकतंत्र के अनुकूल है, नहीं तो हम इसे प्रतिकूल मान के चलते। ऊपर से हम कहते कि कठोरता से इस बात को हमें सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही अपनी को अपनाए, उसको प्रदर्शित करे। अगर हम उसको उसकी स्वेच्छा शक्ति पर छोड़ देंगे तो वो कभी भी अपने इस उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करेगा। इसलिए कुछ नियमों का दायरा निश्चित करना पड़ेगा जिसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी की जवाबदेहिता निश्चित हो पाए। और अगर ऐसा नहीं होगा उसकी कमी में अराजकता ही फैलेगी, भ्रष्टाचार ही फैलेगा। और अगर हम समय रहते उचित कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा देश जो है लोकतंत्र के नाम का ही लोकतंत्र रह जाएगा और जनता की भागीदारी धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।